सिर्फ 2 साल में 36,500 करोड़ का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ प्लस के अनलॉफुल गेन्स। ये आरोप लगा है मशहूर ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट पर। इमेजिन कीजिए ऐसी पावर जो हर दिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को इजीली मूव करती है। वो वॉल स्ट्रीट के सबसे स्मार्ट, सबसे सीक्रेटिव प्लेयर्स थे, लेकिन जिनके एल्गोरिथम्स को इनविंसिबल माना जाता था। लेकिन अब उन पर यह इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने अपने बिलियंस को मार्केट्स को सर्व करने के लिए नहीं, बल्कि सालों तक इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को अलेजिडली 4,800 करोड़ से भी ज़्यादा मार्केट मैनिपुलेशन करके हिलाने का आरोप है उनको। सोचिए, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, ये एक वॉल स्ट्रीट जायंट और एक देश के गुस्से की कहानी है, जिसमें अलेजेड धुंधले ट्रांजैक्शंस और हिडन स्ट्रैटेजीज से इंडिया के लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। जो आप भी डिस्कवर करने वाले हैं वो आपको मार्केट की असलियत पर सोचने पर मजबूर कर देगा। ये वीडियो आप बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज इस वीडियो में आपको समझ में आएगा किस तरीके से लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन पे अपने पैसे गंवा रहे हैं और कैसे जेन स्ट्रीट ने उसका मिसयूज़ किया मार्केट में। 1999 में क्वांटिटेटिव फाइनेंस के नए इनोवेशन से पैदा हुआ जेन स्ट्रीट। हम शुरू करते हैं जेन स्ट्रीट के ओरिजिन से लेकर। ये कोई टिपिकल इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं था। ये फॉर्मर सस्केहाना इंटरनेशनल ग्रुप के ट्रेडर्स टिम रेनल्ड्स, रॉब ग्रेनियरी, मार्क गर्स्टीन और मिकेल जेंकिंस ने बनाया था। और उनकी फर्म एक चीज़ के लिए जानी जाती थी, एक यूनिक एज। उनकी फिलॉसफी बहुत ही सिंपल थी बट रेवोल्यूशनरी थी। लिक्विडिटी को मास्टर करो, टेक्नोलॉजी को लेवरेज करो और डेटा को अपना भगवान बनाओ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये प्रिंसिपल्स अगर हमारे रिटेल ट्रेडर्स फॉलो करते तो वो कभी मार्केट में नुकसान ही नहीं करेंगे। बट ये एक बहुत ही वर्ल्ड के लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन थे जो ये बहुत ही एफिशिएंटली फॉलो करते थे। वो एक ग्लोबल मार्केट मेकिंग बहीमत बन गए। 45 से ज़्यादा देशों में वो मौजूद थे। हर तरह का एसेट क्लास वो ट्रेड करते थे, जैसे इक्विटीज़, बॉन्ड्स, ETFs, ऑप्शंस, करेंसीज। उनका सीक्रेट सॉर्स प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम्स जो माइक्रो सेकेंड्स में ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते थे। ऐसी छोटी छोटी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ वो ढूंढते थे जो इंसानी आंखों से आप देख भी ना पाओ, आप ऑब्जर्व भी नहीं कर पाओ। वो क्वाइट ऑपरेटर्स थे। साल भर में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ की सिक्योरिटीज प्रोसेस करते थे, उतनी वो ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करते थे और माइक्रो ट्रांजैक्शन में से माइक्रो प्रॉफिट्स निकाल के बहुत बड़े प्रॉफिट्स बना देते थे ओवर अ ईयर। और इससे वो इंश्योर करते थे कि मार्केट्स फ्लूइड रहें। वो एसेंशियली कंपनीज के लिए इंडिस्पेंसिबल थे और खुद एज एन ऑपरेटर कंप्लीटली अनस्टॉपेबल। और फिर आया इंडिया का डेरिवेटिव्स मार्केट, स्पेशली इसके इक्विटी ऑप्शंस एक वाइल्ड फ्रंटियर थे। वॉलेटाइल, वेरी हाई वॉल्यूम और उनके लिए पोटेंशियल से भरा, जो इसकी इंट्रिकेसीज को मास्टर कर सकते थे। फॉर अ फर्म लाइक जेन स्ट्रीट, जिनके पास एक कभी न मिटने वाली भूख थी फॉर लिक्विडिटी एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज, इंडिया एक दार्जिलिंग नया प्लेग्राउंड बन गया उनके लिए। वो अपने सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स के साथ आए और प्रॉफिट्स, बाप रे बाप क्या प्रॉफिट्स कमाए उन्होंने। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, hundreds of millions of dollars, a testament to their pure quantitative brilliance। आप सोचिए, प्योरली ट्रेडिंग के मुताबिक ट्रेडिंग को फॉलो करते करते और माइक्रो प्रॉफिट्स निकालते निकालते वो इस लेवल पर बन गए कि इतने हज़ारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमा रहे थे। ये होता है उनकी क्वांटिटेटिव मॉडल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट। कई सालों तक जेन स्ट्रीट यही चुपचाप काम करती रही। उनका इमेंस प्रॉफिट वेल एक बहुत ही वेल गार्डेड सीक्रेट था, लेकिन हर केयरफुली बनाई हुई इमारत की कमजोरियां ज़रूर होती हैं। और जेन स्ट्रीट के लिए उनके सीमिंगली इम्पेनेट्रेबल किले में पहला क्रैक किसी रेगुलेटर की निगाह से नहीं आया, बल्कि उनके इंटरनल एम्प्लॉयज से आया। ये सोचिए, जो इतनी स्ट्रॉन्ग रोबस्ट कंपनीज हैं जिनको अक्रॉस द वर्ल्ड कोई भी एक्सचेंजेस, कोई भी रेगुलेटर उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाए, वो उनके खुद के एम्प्लॉयज़ के छोड़ने के वक्त तभी ये चीज़ निकल के आया। मान लीजिए कि वो उस कंपनी के विभीषण निकले जो वो एम्प्लॉयज़ छोड़ रहे थे, और उसका ये नतीजा हुआ है। सालों तक, जैसे मैंने आपको बताया, जेन स्ट्रीट सीमलेसली ऑपरेट करता गया, बट उनके वो जो एक फॉर्मर एम्प्लॉय था, 2023 में जेन स्ट्रीट ने खुद को एक फियर्स लीगल बैटल में डाल दिया US कोर्ट में उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट। उन्होंने उस फॉर्मर ट्रेडर पे ये इल्ज़ाम लगाया कि जो राइवल फर्म है मिलेनियम मैनेजमेंट,
वो वहाँ पे चले गए और वहाँ उनकी सबसे कीमती चीज़ चुरा ली, उनका हाईली कॉन्फिडेंशियल, हाईली लुक्रेटिव, इंडिया फोकस्ड ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये लॉसूट जो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए था, अननोइंगली, अनजाने उन्होंने किसी और देश को ही एक्सपोज कर दिया। बिकॉज वो वहाँ का लॉ सूट जीतना चाहते थे, उस चक्कर में उन्होंने वहाँ पे एक्सपोज कर दिया। बट बिकॉज वो वहाँ पर एक्सपोज हो गया, इंडिया के रेगुलेटर्स को इसके बारे में पता लग गया और ये उनकी कवर को खोद दिया एसेंशियली इसने। ये कोर्ट फाइलिंग्स जिनका मेन मुद्दा था कि वो थेफ्ट एक्सपोज करना चाहते थे, जो उनका एम्प्लॉय उनके छोड़ के गया, उसकी थेफ्ट एक्सपोज करने के बजाय उन्होंने ऐसी डिटेल में उसको अपना इंडिया का ऑपरेशन शेयर कर दिया कि उससे कलॉसल वेव ऑफ मूवमेंट शुरू हो गई हमारे रेगुलेटर्स की तरफ से। और प्रॉफिट्स, उस एक्सचेंज में प्रॉफिट्स उन्होंने लगभग $1 बिलियन यानी 8,300 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाए उन्होंने, जस्ट फ्रॉम इंडियन इक्विटीज डेरिवेटिव ट्रेडिंग अलोन। सोचिए, $1 बिलियन, ये एस्ट्रोनॉमिकल फिगर सिर्फ एक मामूली नंबर नहीं था, ये एक अलार्म बेल थी। इसने सेबी को, जो इंडिया का फाइनेंशियल रेगुलेटर, इंडिया का वॉचडॉग है, उन्हें बड़ी जोर से अलार्म कर दिया। उनका सवाल सिंपल था बट गहरा था। क्या इस मैग्नीट्यूड के प्रॉफिट्स जो सालों तक बने रहे, सच में लेजिटिमेट मार्केट मेकिंग की टैक्टिक से जनरेट हुए हैं, या फिर इसमें कुछ और भी हिडन, दाल में कुछ काला है? ये ज़्यादा अनसेटलिंग था सरफेस के नीचे। सेबी ने तुरंत एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जो सेबी ने उसमें से अनकवर किया जनवरी 2013 से लेकर मार्च 2025 तक, वो इतना शॉकिंग था जिसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने ये अलेज किया कि मार्केट मैनिपुलेशन का एक डेलिबरेट सिस्टमैटिक कैंपेन था, स्पेशली इंडिया के की इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी को टारगेट करते हुए, स्पेशली उनके वोलेटाइल एक्सपायरी डेज पर। ये पैसिव ट्रेडिंग नहीं थी, ये एक्टिव, अग्रेसिव थी और अलेजेड तरीके से धोखा देने के लिए डिज़ाइन की गई थी। उन्होंने आइडेंटिफाई किया जिसे उन्होंने इंट्रा डे इंडेक्स मैनिपुलेशन स्ट्रेटजी का नाम दिया। सोचिए, एक मेटिकुलस ऑर्केस्ट्रेट 2 एक्ट प्ले। पहला गेम है सेटअप, जिसे हम इल्यूजन कहते हैं। सुबह के शुरुआती घंटों में जेन स्ट्रीट अपने इंडियन सब्सिडियरी के थ्रू अलेजेडली बैंक निफ्टी इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स और फ्यूचर्स में अग्रेसिव हाई वॉल्यूम बाइंग करती थी। सिर्फ जनवरी 17, 2024 को उन्होंने अलेजेड तरीके से 4,370 करोड़ के शेयर्स खरीदे, मार्केट को मिसलीडिंग सिग्नल भेजते हुए। इंडेक्स इस इनफ्लो ऑफ कैपिटल के कारण आर्टिफिशियली सर्ज होता था, जिसके कारण एक बुलिश मोमेंटम का एक इल्यूजन क्रिएट होता था। जैसे ही दूसरे अनसस्पेक्टेड रिटेल ट्रेडर्स उस पर कूदते थे, जेन स्ट्रीट सिमिल्टेनियसली चुपचाप बैंक निफ्टी ऑप्शंस में मैसिव multi-billion dollar बेरिश पोजिशन बना रहे थे। सस्ते पुट ऑप्शंस जो गिरने पर बेट्स दिए जाते थे वो खरीद रहे थे, और एक्सपेंसिव कॉल ऑप्शंस जो होते हैं, जो बढ़ते वक्त खरीदते हैं लोग, वो उन्हें बेचते जा रहे थे। वो उसी तेज़ी के खिलाफ बेट कर रहे थे जिससे वो खुद बना रहे थे। सोचिए, पहले खुद मार्केट में पैसा डालना, मार्केट में तेज़ी लेके आना, लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स का उसमें आना और उसी के अगेंस्ट बेट करना। क्यों? बिकॉज अभी आया उनके एक्ट का पार्ट 2, जिसे कहते हैं टेक डाउन, जहाँ पे वो असली प्रॉफिट कमाते थे। और फिर दिन ढलते ही, नॉर्मली आफ्टरनून में मार्केट के क्लोज होने के पहले, स्क्रिप्ट पलट जाती थी। जेन स्ट्रीट फिर एक इक्वली अग्रेसिव सेलिंग प्रेशर शुरू करते थे। जैसे उन्होंने 4,800 करोड़ रुपए सुबह में डाले, वो अभी उनका अग्रेसिव बेचना शुरू करते थे, वही स्टॉक्स जो उन्होंने सुबह खरीदे इतने पैसे डाल के। और इस सडन सेलिंग प्रेशर से इंडेक्स नीचे गिर जाता था, जबकि उन्हें कैश और फ्यूचर्स की जो ट्रेडिंग होती थी उस पर छोटे इंट्राडे लॉसेस होते थे, लेकिन ये लॉसेस उन्हें ऑप्शन पोजीशन से होने वाले जो एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉफिट्स थे उनके सामने नेग्लिजिबल थे। मार्केट गिरते ही पुट्स की वैल्यू एकदम स्काई रॉकेट करती थी, जबकि जो कॉल्स उन्होंने बेचे थे वो कम्प्लीटली वर्थलेस हो जाते थे। ये सिग्नल जनवरी 17 के दिन उन्होंने अलिजेड तरीके से ऑलमोस्ट 735 करोड़ यानी ओवर $88 मिलियन का प्रॉफिट कमाया एक कुछ ही घंटों में। सुबह से लेके दोपहर तक 735 करोड़। अभी लकीली ये चीज़ यूएस में एक्सपोज हुई
जो ये केस बाहर निकला तभी ये चीज़ हमें पता लगी, बिकॉज अगर ये चीज़ हमें पता नहीं लगती तो न जाने और कितने साल जेन स्ट्रीट इसी तरह मार्केट को मैनिपुलेशन करती रहती। ये उनकी अलेजेड एकमात्र टेक्निक नहीं थी। सेबी ने मार्किंग द क्लोज और एक्सटेंडेड मार्किंग द क्लोज नाम की स्ट्रेटजीज भी उन्होंने आइडेंटिफाई करी हैं, जो एसेंशियली कॉन्सेंट्रेटेड बर्स्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी होती हैं राइट एट द एंड ऑफ द डे और द एक्सपायरी पीरियड ऑफ द ऑप्शंस, जो स्पेसिफिकली डिजाइन की गई थी इंडेक्स को एक फेवरेबल क्लोजिंग प्राइस पर लाने के लिए, अगेन उनके ऑप्शंस बेट्स को बेनिफिट देने के लिए। ये एक कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर स्कीम था जिससे उन्होंने हजारों करोड़ रुपए कमाए और इंडिया के लाखों रिटेल ट्रेडर्स को एफएनओ में जो हजारों करोड़ के नुकसान हुए हैं, जेन स्ट्रीट उनमें से एक बहुत ही बड़ा प्लेयर था। ये सिमिल्टेनियसली इनको ये एग्जीक्यूट करते थे, ये जो इनकी स्ट्रैटेजीज थी, इनको वो कैश इक्विटीज, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस, इन सारे प्रोडक्ट्स पे अप्लाई करते थे और सब जगह से ये पैसे कमा रहे थे। और जो उनकी इंडियन सब्सिडियरी थी जेएसआई इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अलेजेडली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई रेगुलेशंस को तोड़ा है, जिसमें पोजीशंस को सेटलमेंट तक होल्ड करने का इंटेंशन था ही नहीं। जो मैनिपुलेशन रोकने के लिए बनाए गए रूल्स थे उनको वो क्लियरली वायोलेट कर रहे थे। की फाइंडिंग की डिटेल्स बहुत ही सीरियस थी। ये सिर्फ एक फर्म नहीं थी जो लेजिटिमेट एज या सीक्रेट सॉस यूज कर रही थी, ये अलेजेडली पावर का अब्यूज हो रहा था, मार्केट मैकेनिक्स का साइक्लिक सिनिकल एक्सप्लॉइटेशन। इमेजिन कीजिए, आप एक आम इंडियन इन्वेस्टर हैं जो मेहनत से पैसे बचाता है और इन्वेस्ट करता है, फेयर मार्केट में भरोसा करता है, सिर्फ ये डिस्कवर करने के लिए कि ये पूरी गेम को पहले से रिग किया गया है बाय अ हिडन हैंड फ्रॉम हाफ वे अक्रॉस द वर्ल्ड। रीसेंट डेटा से पता चला है कि FY25 में इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स को डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में 1 लाख करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। और सेबी की ये एलिगेशंस इस नुकसान को और भी एक डार्क डिमेंशन देती है। पब्लिक का गुस्सा तुरंत सामने आया और सवाल उठने लगे कि ये इतने समय तक कैसे चलता रहा। इसमें इंडिया की क्रेडिबिलिटी एज अ ग्लोबल फाइनेंशियल हब, उस पर क्वेश्चन उठ जाता है कि इंडियन रेगुलेटर इतना वीक कैसे था तो उसे ये चीज़ पता नहीं लगी। इवन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उन्होंने रिपीटेडली इसके ऊपर एक कॉशन इशू किया है जेन स्ट्रीट के सिंगापुर बैंक को ऑन February 2025। उन्होंने उन्हें वार्न किया था जो उनकी लार्ज पोजीशंस थी उनके खिलाफ फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेडिंग पैटर्न। एक वार्निंग जो उन्होंने एलिजिडली इग्नोर करी जेन स्ट्रीट वालों ने। ये सिर्फ एक रेगुलेटरी ब्रीच नहीं था, ये डायरेक्ट चैलेंज था इंडिया की अथॉरिटी और इंडिया के फाइनेंशियल गार्डियंस की इंटेग्रिटी के ऊपर, कि जब उन्हें कोई अनाउंस कर रहा है, कोई उन्हें वार्निंग लेटर दे रहा है, उन्हें वो कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। इससे प्रेशर माउंट होते गया और सेबी जानता था कि उन्हें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, बिकॉज इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स का जो लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, लाखों करोड़ नहीं बल्कि 1 लाख करोड़ के ऊपर का नुकसान हुआ है, उसके लिए किसी को तो जुर्माना भरना पड़ेगा, और वो भी बहुत ही डिसाइसिव तरीके से। तो इसलिए ऑन July 3, 2025 में सेबी ने हथौड़ा तोड़ा एंड इन अ मूव जो वाइडली एक अनप्रेसिडेंटेड मूव कहा जाता है, सेबी ने एक इंटरिम ऑर्डर इशू किया जेन स्ट्रीट के खिलाफ, जिसकी गूंजें अक्रॉस द वर्ल्ड सुनाई दी। जेन स्ट्रीट along with 4 of its crucial affiliates, JSI Investments Private Limited, JSI2 Investments Private Limited, Jane Street Singapore Private Limited and Jane Street Asia Trading Limited, इनको इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में एक्सेस करने से कम्प्लीटली बैन कर दिया। गवर्नमेंट ने उन्हें तुरंत बैन कर दिया सेबी ने, और उनके इंडियन ऑपरेशंस को इफेक्टिवली स्टॉप कर दिया इसके थ्रू। ये एसेंशियली जो इतना बड़ा मूव लिया है वो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स से पैसे लूटे गए हैं, जो छीने गए हैं, उसके लिए उन्हें एक पेनल्टी दी गई जेन स्ट्रीट को। बट सेबी यहाँ पर नहीं रुका, उन्होंने ये जो एलिजेड इलीगल गेम्स हैं उसको इम्पाउंड करने का ऑर्डर दे दिया। अ स्टैगरिंग 4,843 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली $567 मिलियन, उनके बैंक अकाउंट्स, उनके डीमैट अकाउंट्स, उनके कस्टोडियल अकाउंट्स, इंडिया में सारे उनके अकाउंट्स को कम्प्लीटली फ्रीज कर दिया है। ये कोई फाइन नहीं है, ये अलेजेड तरीके का गलत तरीके से जो कमाए गए पैसे हैं उनका हिसाब देने के लिए स्टेप लिया गया है। मैसेज क्लियर है, जिसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि इंडियन मार्केट्स इस तरह के बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करेंगी।
इस तरह के मार्केट मैनिपुलेटर्स को कड़ी से कड़ी सजा देने वाले हैं। ऐसे ही इन द पास्ट जिस तरीके से यूएस की जो फेडरल एजेंसी है एसईसी, वो भी इस तरह के स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले चुके हैं और लोगों को यहाँ तक जेल भी भेज चुके हैं। क्या इंडियन गवर्नमेंट उस लेवल तक जाएगी, क्या सेबी उस लेवल तक जाएगी, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। बट एक बात तो बिल्कुल सही है कि सेबी इस तरह के बिहेवियर को टॉलरेट बिल्कुल नहीं करेगा। जेन स्ट्रीट ने इन एक्शन के अगेंस्ट स्विफ्टली एक स्टेटमेंट इशू किया। उन्होंने असर्ट किया कि वो जो फाइंडिंग्स है उनको बहुत ही स्ट्रांगली डिस्प्यूट करते हैं और सेबी के इंटरिम ऑर्डर को वायलेट करते हैं। उन्होंने प्लेज किया है कि वो सेबी के साथ एंगेज करेंगे और जो उनकी क्वेरीज है उनको प्रॉपरली एड्रेस करेंगे। वो अपना कमिटमेंट को रीइटरेट करना चाहते हैं, जो उनकी ग्लोबल कंप्लायंस है उसको। बट इसके कारण जो उनकी रेपुटेशन को ब्लो लगी है, ये बहुत ही इमेंस है। एक ऐसी कंपनी जो ट्रस्ट और क्वांटिटेटिव सुपीरियोरिटी के फाउंडेशंस के ऊपर बिल्ड करी थी, वो अभी पब्लिकली अक्यूज हो रही है वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट मैनिपुलेशन स्कीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पे। इमेजिन कीजिए, लगभग 35,000 करोड़ का फ्रॉड। धूल अभी सेटल भी नहीं हुई है, लेकिन इस लड़ाई में एक और नया ट्विस्ट आ गया है। जेन स्ट्रीट को अभी एक क्रूशल 21 दिन का विंडो है सेबी के ऑर्डर को रिवर्ट करने का, या फिर वो उन्हें सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में उसको चैलेंज भी कर सकता है इस ऑर्डर को। ये लीगल प्रोसीडिंग्स अनडाउटेडली बहुत ही लंबी होंगी, कॉम्प्लेक्स होगी और जाहिर है बहुत ही लोगों की इस पर नज़र होगी। और ये इसका जो आउटकम निकलेगा, ये एक बहुत ही पावरफुल प्रेसिडेंट सेट करेगा, नॉट सिर्फ इंडिया के लिए बट जो ग्लोबल और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स हैं जो इंडिया पे नज़र रख रही है इस तरह की चीज़ के लिए, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। और दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स वर्ल्ड वाइड जहाँ पर ये कंपनीज ऑपरेट कर रहे हैं उनके ऊपर भी। और जेन स्ट्रीट की सागा में एक क्यूरियस टेंजेंशियल ट्विस्ट ये है कि उनके जो को फाउंडर्स हैं उनमें से एक है रॉबर्ट ग्रेनियरी। हाल ही में एक और कंट्रोवर्सी में फंसे थे जो मार्केट मैनिपुलेशन से डायरेक्टली रिलेटेड था नहीं, बट इससे एक पैटर्न ज़रूर निकलता है कि इस कंपनी और इस कंपनी के फाउंडर्स का रेगुलरली कुछ ना कुछ उनकी कंट्रोवर्सीज होते रहते हैं और कुछ ना कुछ उनके चैलेंजेस होते रहते हैं। जैसे 2024 की शुरुआत में साउथ सूडान में एक कू अटेम्प्ट का फाइनेंस करने में उन्होंने धोखा दिया गया था। जब ये जाहिर सी बात है कि ये इंडिया के मार्केट मैनिपुलेशन से अनरिलेटेड, लेकिन इससे आपको इनकी ग्लोबल रीच का पता लगता है, इस फर्म की ग्लोबल रीच का पता लगता है। ये कॉन्स्टेंटली इस तरह के जो एक्शंस हैं उसमें वो एक्सपोज होते रहे हैं इस तरह की चीज़ों में। अभी आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली ट्रेड करना, कितने लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हो, इसके लिए आपको बड़ी सावधानी से, बड़ी सावचेती से करना चाहिए। बिकॉज आप नहीं जान पाओगे कब कोई ऐसे मार्केट को मैनिपुलेट करके आपकी हार्ड अर्नड मनी को आपसे छीन ले, आप नहीं जान पाओगे। तो इससे इंडिया के फेयर मार्केट से फ्यूचर के क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, स्पेशली आप एज ए इन्वेस्टर। ये एक स्टोरी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि जब टेक्नोलॉजी इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती है, बट उसके साथ साथ अब्यूज़ के भी नए नए रास्ते लेके आती है। और ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है जैसे सेबी, उनको उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पावर, उनकी डिटर्मिनेशन और बढ़ने की मार्केट में कितनी ज़रूरत है, ताकि वो कस्टमर्स को प्रोटेक्ट कर सकें, इंडिया के मार्केट एक्सचेंज को प्रोटेक्ट कर सकें, मार्केट इंटेग्रिटी प्रोटेक्ट कर सकें, चाहे कितने ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स क्यों ना हो। बिकॉज ट्रेड में सिर्फ ये एक गलती की बात नहीं है, ये एक कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट की बात है अमंग एम्बिशन, एथिक्स, इनोवेशन और मैनिपुलेशन। तो आप मुझे बताइए इस कहानी में आपका क्या विचार है। ये जेन स्ट्रीट का जो फ्रॉड हुआ है, क्या वो इस रेपुटेशन को कभी कवर कर पाएगा? और अगर अनफॉर्चुनेटली आपके भी एफ में अगर कुछ लॉसेस हुए हैं, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि हम समझ पाए कि इसका इम्पैक्ट मार्केट में कितना है। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना मत भूलना जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, ताकि वो भी इसमें सावधानी बरत सकें। टेक केयर।